नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेके पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस 2022 के लिए जेकेएस, जिसको कॉमनली बोलते हैं जेकेएस मेंस 2022। और लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वेबसाइट पे जाके, चाहें कि आपको करना ही पड़ेगा, जेके पीएससी की वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी को भी दिक्कत आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो वेबसाइट पे नंबर भी, मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रिजॉल्व इशू होगा तो वो बता देंगे। ओके फाइन। तो लास्ट 10 डेज अभी बचे हैं और जिन भी एस्पिरेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम टारगेट जेके एग्जाम्स, वहाँ पे आपको टारगेट जेके एग्जाम्स, जहाँ पे आपको क्या किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो आपको मेंस के लिए शेयर हुए हैं। अराउंड 30 के आसपास ये शेयर हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे विद द मॉडल आंसर। वी विल ट्राई कि आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट 20 के पिछले जो 30 उसके मॉडल आंसर तो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमने जितना भी इम्पॉर्टेंट था कि मॉडल आंसर, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट ड्यू टू हेल्थ इशू स्टार्टिंग में 5-7 दिन वैसे मेरे चले गए। और उसके बाद तो पता ही आपको, जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तो क्या हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं आ सकता है। तो अब तो मैं लाऊंगा नहीं लाऊंगा तो वो टाइम वेस्ट ही है एस्पिरेंट का। तो डायरेक्टली जो आपने पढ़ा है वो आपने रिवाइज करना है, वो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है। बट आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो जेके पीएससी का मेंस का सिलेबस है, जो जेके पीएससी का मेंस का सिलेबस, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो आपने अभी रिवाइज करनी है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी एस्पिरेंट्स 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप प्ले स्टोर से। और जो भी एस्पिरेंट iOS, एप्पल वगैरह आईफोन यूज़ करते हैं तो उनके लिए कोड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड ROFOQ, तो वो यूज़ कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारे पास, जीएस फाउंडेशन कोर्स 2024 के लिए प्री कम मेंस दोनों के लिए अवेलेबल है ऐप पे। प्री के लिए स्पेसिफिक 2023 के लिए अवेलेबल है। जेके पीएसआई की सब इंस्पेक्टर द्वारा से पोस्ट आ चुकी हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सी सेट के लिए कोर्स लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है। साइंस से हो सकता है कि किसी एस्पिरेंट को दिक्कत ना हो जिसने इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ रखी हो, लेकिन उसको स्पेसिफिक कोर्स चाहिए, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चाहिए, इन्वायरमेंट का चाहिए, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि लेक्चर लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे हैं, साथ में पीडीएफ मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस कोर्स में मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप सेक्शनल टेस्ट लेना चाहते हैं, जेके एसएसबी की तैयारी करें, जनरल अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, तो ये एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो हमने इसमें डाले हैं। जेके एस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज जो आ जाएगी इसी ऐप पे। तो दिस विल द अपडेटेड मटेरियल। जो पुराना वाला मटेरियल वो हम उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब नया वाला एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड हम टेस्ट सीरीज रखेंगे। फाइनेंस अकाउंट की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ओल्ड फैशन के हिसाब से है, लेकिन कुछ टेस्ट इसमें न्यू डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉरेस्टर के लिए हमने लॉन्च किया है, कोर्स भी लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज। तो मेनली हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो जेके पीएससी के लिए है। जेके एसएसबी के लिए आने वाले टाइम में सिर्फ एक फॉरेस्टर की लाएंगे, एनटी की लाएंगे। ठीक है, तो ये आप अवेल कर सकते हैं ऐप पे जाके, टारगेट जेके एग्जाम्स। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है लास्ट कुछ दिन में। जेके पीएससी मेंस का सिलेबस आपको पता है कि जैसा कि इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, जस्ट वेट, इंग्लिश का जो पेपर है हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई नेचर का है। तो 300 मार्क्स का ये होगा, 3 घंटे का, तो ये आप कर ही देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश का। तो प्रैक्टिस करने एटलीस्ट 2 पेपर आपको प्रैक्टिस होने चाहिए। जेके पीएससी की पीएससी के इंग्लिश के जो क्वेश्चन है मेंस के लिए, आई विल डिस्कस ऑनली द मेंस स्ट्रेटजी। तो जेके पीएससी के इंग्लिश के दो पेपर हुए हैं 2021 में और 22 में। ये आप ऐप पे भी जा सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। ऐप पे जाना है, वहाँ पे देखना है, या फिर जेके पीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको ये इंग्लिश का पेपर मेंस के लिए मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस करना लाजमी है क्योंकि क्वालिफाई नेचर है, बट स्टिल आप अप्रॉक्सीमेटली आपको 25% मार्क्स तो लेने ही है। मत कहूँ तो मतलब हो गया 75 मार्क्स, अराउंड 75 मार्क्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 75 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं इंग्लिश में भी। और ये लिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे भी आता है, जो ये अलग से ऐसे आता है, लेकिन इंग्लिश में भी ऐसे आता है, ऐसे आता है, प्लस ग्रामर आती है। तो वो आप ग्रामर आती है, कल ये पानी दे देना इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर जो है वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो। देन बाकी वाली चीज़ें जो हैं
ये कर सकते हैं। 75 मार्क्स इंग्लिश में आपको चाहिए ही चाहिए, 25 अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, वेबसाइट पे जाके देखिए कितने परसेंट चाहिए। तो इंग्लिश का हो गया। कैसे करना है, स्ट्रैटेजी यही है कि 2 पेपर डाउनलोड कर लो 2021 और 22 के, उसको प्रैक्टिस कर दो। और जो भी इंपॉर्टेंट है ऐसे की प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश वाला ऐसे अपने अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि लेकिन ध्यान रखना आपने कि ग्रामर की मिस्टेक इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपकी ग्रामर की थोड़ी बहुत चलती भी है अगर इतनी है, लेकिन इंग्लिश जब आप इंग्लिश पर्टिकुलरली ऐसे लिख रहे हो तो इसमें इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी मिस्टेक कम करनी है एज कम्पेयर टू जो मेन ऐसे दूसरा पेपर है। ठीक है, तो जब ऐसे का जो पेपर है हमारे पास, ऐसे का पेपर ये भी हमारे पास कितने का, 250 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 ऐसे दिए होंगे और 4 ऐसे, इसमें से आपने एक ऐसे करना है, इसमें से भी एक करना है। टोटल हमारे पास 125 मार्क्स दोनों होंगे। अब इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई ऐसे में क्या चीज़ें पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो ऐसे में हमारे पास किसी एस्पिरेंट ने पूछा था कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे होते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के ऐसे हमारे पास क्या है कि ऐसे हमारे पास 250 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स है। इसमें हमारे पास 2 आते हैं 125 मार्क्स, 125 मार्क्स। ठीक है, इसमें से एक आता है फिलोसफिकल ऐसे, और एक आता है जनरल वे में कौन सा आता है, जैसे हमारे पास साइंस एंड टेक का कोई कंटेंट उठा दिया, या फिर हमारे पास सोशल इशू आ गया, सोशल इश्यूज उसमें से क्वेश्चन उठा गया, इन्वायरमेंटल इशू, या फिर कोई इकोनॉमिकल इशू जैसे जीडीपी 5 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी होने वाली, वो इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, या फिर हमारे पास जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके। तो दीज आर ऑल मेन थीम जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरल वे में। एक ऐसे फिलोसफिकल ऐसे में जैसे आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फिलोसफिकल ऐसे कैसे पढ़ें। तो फिलोसफिकल ऐसे के लिए हमारे पास एक तो गांधीयन की थ्योरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कांटियन फिलासफी आपको पता हो, गौतम बुद्धा की फिलासफी आपको पता हो, तो मेनली बुद्धा की फिलासफी पता हो आपको। गांधी जी की फिलासफी जो है वो इंपॉर्टेंट है, गांधीयन फिलासफी वो इंपॉर्टेंट है, वो पता हो। कांटियन की फिलासफी उसको क्या करना है आपने, थोड़ा रिवाइज करना है। इस तरह से एथिक्स में फिलासफिकल ऐसे मेनली आप पढ़ते कहाँ, वो एथिक्स में पढ़ते हैं आप फिलासफिकल, वही यहाँ पे एथिक्स वाले काम आते हैं। या फिर अगर आपका फिलासफी मेंस ऑप्शन में है, या फिर आपका PSIR, आपका पास PSR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपके पास ऑप्शनल है, देन यू हैव आल्सो रेड अबाउट द फिलासफिकल। और इसमें इंपॉर्टेंट कांटीन में आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फिलासफी देखनी क्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि एक तो आप कर लोगे जनरल इशू में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक, सोशल इशूज, क्लाइमेट चेंज। अगर नहीं आपको पता है तो ऐसे की प्रैक्टिस एक बार करनी इंपॉर्टेंट है। आप 2021 और 22 का UPSC का मेंस के ऐसे जो है वो प्रैक्टिस कर लेना और एक बार ब्रॉडली थीम देख लेना है कि भाई कौन कौन से ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिलासफिकल ऐसे में एक इंपॉर्टेंट है जैसे डिएंटोलॉजी आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरी है, टेलीलॉजिकल इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब इसमें पढ़ना है थ्योरी और इसको समझना है कि डिएंटोलॉजी का मतलब क्या है, टेलीलॉजिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्या है। तो वो फिलासफिकल ऐसे में आप वो लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे टेलीलॉजिकल करता है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी है ये। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी मतलब हो गया एंड्स डिपेंड्स, मीन्स का मतलब नहीं है। गांधी जी जैसे बोलते हैं हम कुछ भी अचीव करें लेकिन मीन्स आर इंपॉर्टेंट, मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मीन्स आर इंपॉर्टेंट देन द एंड्स। रिजल्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गांधी जी बोलते हैं मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो रिलेट करके आपको ब्रॉडली थीम का पता हो तो ये आप इस तरीके से पढ़िए कि सोशल इशूज़, इन्वायरमेंटल इशू, मेनली आपको लेटेस्ट वाली जैसे क्लाइमेट चेंज पे हमारे पास COP27 रिसेंटली हुई है, तो जिसमें हमने मैनग्रोव अलायंस भी ज्वाइन की है इंडिया ने, और साथ में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। तो ब्रॉडली आपको कंसेप्ट पता हो। जैसे सोशल इशू अगर इंडिया में अगर देखें, सोशल इशू हमारे पास कौन से इशू रहते हैं मेनली, कास्ट सिस्टम हमारे पास, सोशल इशू आप GS1 में ही पढ़ते हैं, वही GS1 को अप्लाई करना है। जितने GS1, 2, 3, 4 जितने भी हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करनी है, समझ गए ना। ऐसे में क्या करना है, जो आपने GS1, GS2 मेंस की बात कर रहा हूँ, GS3, GS4, इनमें से ही कोई टॉपिक होंगे। ऐसे में उसमें आपने क्या करना है, हर एक पर्सपेक्टिव लिखना है, सोशल भी लिखना है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव लिखना है। तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव कहाँ से लिखेंगे भाई, इकॉनमी GS2 में है, सॉरी GS3 में है,
और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लिखना तो भाई GS2 क्या है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल इसमें है। GS1 में आपके पास सोशल इशू है, सोशल इश्यूज हैं, वहाँ से करना है। एथिक्स में फिलोसफिकल ऐसे आता है, वो GS4 से निकालना होता है आपको एथिक्स। तो ये सब वही तो सब्जेक्ट हैं जो ऐसे में काम आएंगे। तो यही GS1 2 3 जब आपने पढ़ा होगा तो उसी का क्या है, एक वे आउट है कि जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सब मेन आपने डाल देना है। तो वो कहाँ से कंटेंट मिलेगा, यही GS1 2 3 4 से कंटेंट आपको उठा के सीधा डालना वहाँ पे, राइट। तो कोशिश करिए कि 2021 और 22 के ऐसे एक बार UPSC के देखने आपने। अगर आपने ये 8 और 8 16 21 और 20 का भी देखना आपने, अगर ये आपने देख लिया, ब्रॉडर आपने थीम बना लिया, तो आप इसमें हो सकता है कि एक दो ऐसे रिपीट हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है 2020, 21 और 22 पर UPSC के, ठीक है। और JKPSC के भी देखने हैं आपने कि JKPSC के जो ऐसे हैं ये किस तरीके से पूछे गए हैं। तो डाउनलोड करना है अगर आपको तो वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुआ ऐसे का पर्सपेक्टिव किस तरीके से रहना है मेनली अपने। अगर मैं टू द पॉइंट बोलूँ तो फिलोसफिकल ऐसे में आपने एक गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ लेनी है। गांधी जी की कोई भी कोट आए, गांधी जी ने कुछ भी, जैसे विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, तो उनकी फिलॉसफी देखनी है भाई। मेन करेक्ट्स टू द पॉइंट आपके पास होने चाहिए इस समय। गांधी जी की फिलॉसफी देखनी है, बुद्धा की फिलॉसफी देखनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। या फिर BR अम्बेडकर। तो ये हमारे पास इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर वेस्टर्न थिंकर की बात करें, वेस्टर्न थिंकर अगर फिलॉसफिकल है तो इसमें आपने प्लेटो देखना है, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल मेन फिलॉसफी इनकी। और एक आगे कांटियन फिलॉसफी, और एक आपने डियांटोलॉजी और टेलियोलॉजिकल थ्योरी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको पता होनी चाहिए। फिर आप कोई भी शॉर्टकट है, जैसे आ गया मीन्स आर इंपॉर्टेंट आर द एंड्स आर इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना ही आया। तो आप ये सोचिए जैसे सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। जब भी आपको आएगा सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन, तो सिंपलिसिटी में आपको क्या थिंकिंग आती है, तो उस पर एक मेनली आपने क्या बनाना है, एक रफ डायग्राम लिखना है। सिंपलिसिटी मतलब क्या हो गया, सिंपल लिविंग, सिंपलिसिटी। या फिर रैशनल लग रहा है, रैशनल लग रहा जाए, रैशनल मतलब क्या हो गया, लॉजिक आ गया। इस तरह से अगर मैं बोलूँ कोई और थिंग, जैसे बोलूँ चाइल्ड इशू, या फिर बोले मीडिया, तो मीडिया अगर जैसे बोला जाए मीडिया, तो इसमें आपको क्या दिमाग में आना चाहिए। तो एक रफ आइडिया आपने बना के रखना है कि ये पॉइंट में लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मीडिया में मीडिया एथिक्स आ गया। मीडिया में आप बोलोगे कि भाई फेक न्यूज़ आ गया, फिर आप बोल सकते हो कि भाई अच्छी न्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। तो मीडिया अगर एक क्वेश्चन आ जाए, मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप इसमें क्या बोल सकते हो। मीडिया आते ही दिमाग में आपको क्या आना चाहिए, तो बेसिक मीडिया की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर आपको पर्सपेक्टिव है कि भाई सोशल पर्सपेक्टिव क्या है मीडिया का, फेक न्यूज़ की वजह से क्या हमारे पास होता है, कम्युनलिज्म के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं आप इसको। आपके पास रीजनलिज्म में भी आप किसका टॉपिक है, कम्युनलिज्म में रीजनलिज्म GS1 का है। तो जैसे पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में मीडिया क्या है, मीडिया बिक गई है या नहीं बिकी है। तो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और वो चीज़ें लिख सकते हो। इकोनॉमिकली क्या हो गया, तो मतलब हो गया TRP के लिए कुछ भी न्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव वे में नहीं लिखना है, बट ये पर्सपेक्टिव आपने हर तरीके से न्यूट्रलाइज होकर लिखना है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव में भी रहना न्यूट्रल है। आप ऐसी बात लिख लो, गलत हो तो गलत भी लिखो, बट इस तरीके से लिखो कि न्यूट्रलाइज कर लो अपने आप को साथ में ही। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लिखो, नेगेटिव लिखो, लेकिन साथ में ही न्यूट्रलाइज कर लो अपने आप को, ताकि पर्सपेक्टिव आपका जाना चाहिए। बट फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द ऐसे। तो वो देख सकते हैं आप। इसके अलावा हम GS1 और 2 3 4 का देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम सीधे सिलेबस में जाते हैं। सिलेबस में हमारे पास ऐसे में मैंने बता दिया प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो विजन IAS का कोई उठा लो, विजन IAS के कोई ऐसे होगा जहाँ टॉपर का कोई ऐसे उठा लो, कैसे उन्होंने लिखा है। तो दुरू शेट्टी टॉपर है हमारे पास UPSC में 2017-18 में शायद से। तो उनके जो पेपर उठा लो, एक दो प्रैक्टिस कर लो ऐसे किस तरीके से उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मिल जाते हैं ऑनलाइन, आपको सर्च करने पड़ते हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम डायरेक्टली। तो ऐसे की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक।
ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे जनरल स्टडी के लिए GS1 के लिए, बाकी ये आपके मार्किंग तो पता ही है, GS1 GS2 3 GS4। तो हम डायरेक्टली जाते हैं GS1 में से क्या इंपॉर्टेंट है। GS1 का जैसे 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 इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, सोसाइटी प्लस ज्योग्राफी, दीज आर द सिलेबस। क्या क्या सिलेबस से पहले हमने ये देखा, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, सोसाइटी, ज्योग्राफी, दीज आर कंपोनेंट। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो अराउंड 70 to 80 मार्क्स जो आपके हैं सिर्फ सोसाइटी से आते हैं। तो आपको इस समय टॉपिक्स सोसाइटी के सब करने हैं, ठीक है। अराउंड 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स हमारे पास सिर्फ सोसाइटी से आते हैं, ठीक है। इसमें आपने मेनली फोकस करना है इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, तो करिए भाई। आपके पास कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम का क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में, वो कब से कास्टिज्म लाया गया है, मतलब इंडिया में अवेलेबल है फ्रॉम द वैदिक लेके आज तक भी कास्टिज्म कहीं ना कहीं है। कास्टिज्म पॉलिटिक्स जो होती है, कास्ट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द यूपी। देखो यूपी में अगर पॉलिटिक्स देखो आप, यादव देखो, मायावती देखो और अदर देखो जो भी हैं, तो ये क्या है, कास्टिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है। तो कहीं ना कहीं कास्ट अभी भी इंडियन सोसाइटी में है, तो हमने वो देखना है। दूसरा ये देखना आपने इसमें इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी में कि स्टिल देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन हमारे पास है, लैंग्वेजेस हैं, बट स्टिल देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आपको पता नहीं चाहिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, स्टिल इंडिया इज यूनाइटेड, इंडिया दैट इज भारत स्टिल यूनाइटेड है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसकी मेन फीचर, इंडियन सोसाइटी की मेन फीचर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भाई वी कांट डू एनीथिंग, बट आपको मेनली रिवाइज करना है इस समय, ठीक है। मेन फीचर देखना इंडियन सोसाइटी के फीचर, डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, एक पर्सपेक्टिव बन गया आपका। कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आया, अगर आपके पास मटेरियल है, कंटेंट, उसको यूटिलाइज करिए, ठीक है। लेकिन मेनली आपने फोकस करना है कि जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन आपने देनी है, तो भाई सिंपल डेफिनेशन देनी है, एक दो तीन लाइन में खत्म करना है। फिर मेन बॉडी में जाना है, मेन बॉडी में आपने लिखना है, जैसे लिखिए, देखो आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, या फिर जैसे ये शीट है, पैराग्राफ लिखिए या फिर पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट इधर डाल के पॉइंट वाइज लिखिए, उसमें कोई मैटर नहीं है। डायग्राम बनानी है तो बनाइए डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी भी तरीके से, क्यों परफेक्ट आंसर कोई होता नहीं, ठीक है। तो परफेक्ट, देयर इज नो परफेक्ट आंसर, देयर इज नो परफेक्शन। आपने किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी प्लस कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन जो है वो हमारे पास मेनली ऑप्टिमिस्टिक मतलब हो गया, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो दिखना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसमें, वे फॉरवर्ड देना है उसमें कंक्लूजन में किसी में भी, ठीक है। तो इस तरह से रोल ऑफ वुमेन वुमेन इन एग्रीकल्चर, अर्गनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड भी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्गनाइजेशन, रेमेडीज, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म। देखो इस बार क्वेश्चन जो आने वाला है वो है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म पे एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम्युनलिज्म आपको पता हो, व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर द इम्पैक्ट, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कम्युनलिज्म में, वो इंपॉर्टेंट है। रीजनलिज्म इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रीजनलिज्म, और इसमें आपने देखना कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जाम्पल सिसनिस्ट पॉलिसीज इसका मेन रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, तो आज़ाद कश्मीर कैसे होगा, अगर ये होगा दिस इज अ थ्रेट टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो वो ये इंपॉर्टेंट है कि रीजनलिज्म आपके पास इंपॉर्टेंट हो। सेकुलरिज्म देखो, सेकुलरिज्म देयर इज नो, सेकुलरिज्म पता होना चाहिए कि इंडियन सेकुलरिज्म प्लस वेस्टर्न सेकुलरिज्म दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म में जब भी आप देखोगे तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडियन सेकुलरिज्म प्लस वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या अंतर है। देखो वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में बेसिक अंतर क्या है कि सेकुलरिज्म मीन्स सपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। मतलब हो गया पॉलिटिक्स और स्टेट बोले हम, तो ये सेपरेशन, क्लियर सेपरेशन है। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री में, इंडियन कंट्री में ऐसा नहीं है। तो इंडियन कंट्री में कहीं ना कहीं हज सब्सिडी दी जाती है, या फिर हज सब्सिडी जैसे सऊदी अरेबिया में हमारे पास मुस्लिम भाई जो हैं वो क्या जाते हैं, हमारे पास हज करने जाते हैं, तो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है।
तो हमारे पास क्लियर सेपरेशन नहीं है रिलीजन और पॉलिटिक्स में। तो इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इंडियन सेकुलरिज्म, कौन कौन से आर्टिकल जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जैसे 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल दिए गए हैं, दैट इज रिलेटेड टू एक्चुअल द सेकुलरिज्म। और ये हमारे पास जैसे सेकुलर वर्ड जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट प्रीएम्बल में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंपॉर्टेंट है कुछ पर्सपेक्टिव लिखने हैं कि हमारे पास मेनली क्या है कि देर इज नो क्लियर सेपरेशन लाइक द वेस्टर्न कंट्री, बट वी इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू द हज सब्सिडी या फिर कोई टेम्पल्स या फिर अदर एक्टिविटी में। तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्टिल देयर इज नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट और द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आर्टिकल आप मेंशन कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो इंपॉर्टेंट है सेकुलरिज्म वाला टॉपिक आपने पढ़ना है। इसी तरह से अगर रीजनलिज्म की बात करें तो रीजनलिज्म भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कम्युनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। मेनली उसमें आपने देखना है कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द रीजनलिज्म। मैं इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। रीजनलिज्म प्लस कॉमनलिज्म, इसमें आपने देखना है बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेनी है, फैक्टर क्या क्या है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। रीजनलिज्म में इसमें रीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं हम, रीजन में चाहे वो कल्चर होगा या फिर कुछ भी होगा, रीजन में एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिया में अगर जम्मू कश्मीर को बोलें कि भाई दिस रीजन इज द बेस्ट रीजन इन जे एंड इंडिया, चाहे वो कल्चरल लैंग्वेज या फिर अदर चीज़ें, तो रीजन को मोर इंपॉर्टेंट देना है। आज़ाद कश्मीर इज द सीजनिस्ट पॉलिसी, तो ये क्या फैक्टर है, दिस इज द, अगर ज़्यादा प्यार करोगे आप अपने रीजन से तो सीजनिस्ट पॉलिसीज। तो आप अलग होने की बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर द एग्जाम्पल, बोडोलैंड इन नागालैंड, जैसे खलिस्तान इन द पंजाब इज द एग्जाम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, कुछ एग्जाम्पल्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयर इज नो सच इशू, बोडोलैंड लिख सकते हैं, नागालैंड में खालिस्तान, ये क्या है, रीजनलिज्म का कंसेप्ट तो है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी लिखें, फैक्टर भी लिखें, इम्पैक्ट भी लिखें, बेसिक डेफिनेशन, ये आपके पास क्लियर फॉर्डर मटेरियल एक पेज का होना चाहिए, कुछ भी आए आप वहां आंसर दे पाए। कॉमनलिज्म का भी सेम ही है, उसमें भी देखना है कॉमनल वायलेंस कैसे होते हैं, कम्युनलिज्म क्या है, कहाँ स्ट्रेटजी स्टार्ट की है उन्होंने, कौन से फैक्टर हैं, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सोसाइटी में से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है इंडियन सोसाइटी पे, क्लियर लाइन लिखी है तो क्लियर लाइन पे ही फोकस करना है आपने, जो लाइन क्लियर लिखी है तो डायरेक्टली, अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्टली लिखिए इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी फॉर यूपीएससी। तो सर्च करिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक दिया होगा, कोई क्वेश्चन एमसीक्यू ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा होगा और किसी ना किसी ने इसका आंसर दिया होगा, तो वैसा करके लिख लीजिए मेन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म तीनों के तीनों पढ़ने इंपॉर्टेंट है। और वुमेन पे क्वेश्चन आना ही लाजमी है, हमेशा आता है और आगे भी आएगा, और 2022 में भी इंपॉर्टेंट है। तो रोल ऑफ वुमेन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी प्लस पर्टिकुलरली ऑन द वुमेन, ये पढ़ सकते हैं। और अर्बनाइजेशन पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर द अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स क्या है आज की डेट में। तो इंडियन सोसाइटी एज ए होल आपने 70 to 80 मार्क्स है, तो इस पर फोकस ज़्यादा करना है अभी जो नेक्स्ट फ्यू डेज में। बाकी आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपके पास, जैसा कि आपको पता ही यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री तो मेडिवल हिस्ट्री तो नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ पे क्लियरली इंडियन कल्चर जब पूछा जाता है तो आपके पास क्लियर डेफिनेशन पता हो कि कौन कौन से सैलेंट एस्पेक्ट हैं आर्ट फॉर्म के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर में, तो आर्ट एंड कल्चर में आप एक तो आर्किटेक्चर में हमारे पास अभी कुछ दिन बचे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बोलूँगा कि गंधारा आर्ट प्लस मथुरा आर्ट, MATH, मथुरा आर्ट, बेसिक डिफरेंस इसका पढ़ के जाए। ठीक है, गंधारा आर्ट पर मथुरा आर्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाएं। और साइलेंट एस्पेक्ट क्या है आर्ट फॉर्म के, ये पढ़ के जाए, आर्ट फॉर्म की क्या है वो पढ़ के जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाएं आप। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ा है वो रिवाइज करना है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेजरली आपके 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे पास इंडियन कल्चर से बनते हैं। और एक इंडियन कल्चर में आप टाउन प्लानिंग पढ़ सकते हैं, टाउन प्लानिंग, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, तो इंपॉर्टेंट है। इंडस आईबीसी की टाउन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई इट इज़ द एडवांस सिविलाइजेशन, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वाई इट इज कॉल्ड एज द एडवांस सिविलाइजेशन। तो एक तो मेजरली आपने उसमें लिखना बरंट ब्रिक की बात करनी, बरंट ब्रिक यूज़ की थी उस टाइम में, और एक टाउन प्लानिंग की बात, तो इसमें डिटेल थोड़ा सा देख लेना आपने। मेजरली आपके पास पॉइंट होने चाहिए आईबीसी के,
दूसरा ही हमारे पास एंशिएंट और मॉडर्न में लिखा आर्किटेक्चर, तो आपने देखना है कि भाई गुप्ता आर्किटेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे हमारे पास तीन प्रकार के टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, वो आपने देखने हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया अवेलेबल, गुप्ता के पीरियड में कौन से थे, और साथ में चोला के टाइम में आर्किटेक्चर काफ़ी मतलब हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुप्ता प्लस चोला के टाइम में आर्किटेक्चर कैसा था, टेम्पल 3 प्रकार के हैं, वो हमारे पास पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और टाउन प्लानिंग आईबीसी की होनी चाहिए। दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन कल्चर परस्पेक्टिव्स, ठीक है। और बाकी जैसे हमारे पास अभी मैरी टाइम हमने ये न्यूज़ में थी, सॉरी लोथल न्यूज़ में है, अगर आईबीसी की साइट की बात करें लोथल न्यूज़ में है, और धोलावीरा न्यूज़ में है, राखीगढ़ी न्यूज़ में है, राखीगढ़ी न्यूज़ में। और इस तरह से अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल आज की डेट में 40 है, उसमें से रमप्पा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार नज़र लगा दें। इस तरह से हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर आपने देखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉक कट आर्किटेक्चर ये इसके बारे में पढ़ना आपने। इसमें बेस्ट एग्जांपल है अपना इलोरा प्लस जनता केव्स और दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। अभी इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो हो। तो अभी रिसेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको मिला है, टोटल हमारे पास 40 है। रमप्पा टेम्पल प्लस जो इंपॉर्टेंट है धोलावीरा और लोथल के बारे में भी पढ़ के जाएं। नेशनल मैरीटाइम बनाया गया है, नेशनल मैरीटाइम तो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी देख के जाएं थोड़ा सा, ठीक है। और राकट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, चोला टेम्पल प्लस गुप्ता पीरियड, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का क्या रोल था, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। और यही हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट रहता है। गंधारा आर्ट और बुद्धिज्म में जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, बुद्धिज्म का कंसेप्ट हमेशा बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो उस पर आपने थोड़ा सा नज़र लगा देनी है कि भाई उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेजरली जैसे आपके सिलेबस में लिखा है कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री 70-50 से लेके 1947 या फिर 2022 तक। तो क्या रोल है आज की डेट में, पर्सनालिटी कौन कौन सी है। तो भाई पर्सनालिटी में अगर बात करें हम मॉडर्न हिस्ट्री में, तो पर्सनालिटी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमारे पास गांधी जी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल देख लीजिए, ट्रस्टीशिप मॉडल। राम राज्य की बात करी उन्होंने, राम राज्य, ठीक है। और नॉन वायलेंस सत्याग्रह, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बुक इनकी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर अब BR अम्बेडकर के लिए बोलो, और ये लाइन डायरेक्टली लिखनी है जब भी आंसर लिखना है। गांधी जी के स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, द ग्रेट नेशन ग्रेट फादर, यहाँ से स्टार्ट करिए। ग्रेट नेशन, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन ग्रेट फादर, यहाँ से स्टार्ट करिए गांधी जी के बारे में। तो BR अम्बेडकर के लिए अगर जब भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट यहीं से करना है। द फादर ऑफ नेशन गांधी जी के लिए, फादर ऑफ नेशन गांधी जी के लिए कोट स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना, गांधी जी के बारे में कुछ भी लिखना, द फादर ऑफ नेशन। इससे इंपॉर्टेंस दिखती है कि भाई इंपॉर्टेंट कितनी दे रही हो आप, पर्सनालिटी के बारे में कितना पता है। जैसे BR अम्बेडकर के लिए तो आप लिख सकते हो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से स्टार्ट करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी मेन पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इसमें BR अम्बेडकर का मेन क्या था कि भाई वो जैसे हमारे पास कास्टिज्म को लेके काफ़ी इनका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, वो इंपॉर्टेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी चेक कि रिकॉर्ड हो भी रहा नहीं, जैसे परसों हुआ था, यस पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। ओके
तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, स्टार्ट यहाँ से करें, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, मेन इनका कास्ट के ऊपर रहता। तो ये इंपॉर्टेंट है, बी आर पर्सनैलिटी में बी आर अम्बेडकर, इसके बारे में देख के जाए आप। इसके अलावा बुद्धा के बारे में पढ़ो, स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद इंपॉर्टेंट है। रफली आपके पास एक पर्सनालिटी के लिए मेन पॉइंट आपके पास 8-10 लिखे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको ट्रस्ट गांधी जी की बोली बोला, स्वामी विवेकानंद बोलिए, स्वामी विवेकानंद की इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद। इस तरह से बुद्धा एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। देखो ऐसे पर्सनालिटी तो बहुत सारी हैं, बट हम किसका डिस्कस कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में। सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, एस बी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में देखिए। और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपके पास देखो, वुमेन का रोल आता है, वुमेन का, तो वुमेन पर्सनालिटी कौन सी रही, तो इंपॉर्टेंट है कि भाई वुमेन के कोई 2-3 वुमेन देख लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल 90 स्ट्रगल के टाइम में, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जितनी भी थी उस टाइम में कौन कौन वुमेन थी, क्या रोल है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल कोई उठानी है तो वो इंपॉर्टेंट है जो भी न्यूज़ में होती हैं। स्वामी विवेकानंद पढ़ना है, बुद्धा पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस पढ़ना है, गांधी जी पढ़ना है, बी आर अम्बेडकर पढ़ना है। इनकी मेन फिलॉसफी एक पेज में मेन पॉइंट लिखने। ये नहीं कि 20-20 पेज बना दिए स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी के 20 पेज बना दिए, तो सिलेबस कब खत्म करोगे। एक पेज पे, आधे पेज पे कोशिश करो कि स्वामी विवेकानंद उठाओ, मेन इनकी थीसिस लिखो कि ये काम किया, बाकी आप लिख ही लोगे। जब मेन टॉपिक आपके पास पता होगा तो आप बाकी लिख लेंगे ना। जैसे गांधी जी का आपको पता है कि ट्रस्टीशिप मॉडल है, तो कुछ लिख सकते हो ना, 2-4 लाइनें तो लिख सकते हो, लेकिन मेन कीवर्ड आपको मिल गया कि ट्रस्टीशिप मॉडल, नॉन वायलेंस इज द कीवर्ड, सत्याग्रह इज द कीवर्ड, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज द बुक, कीवर्ड है, तो कीवर्ड पे फोकस करना है। जैसे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट रिलेटेड टू द बी आर अम्बेडकर, तो आपको पता चल जाए कि भाई वो कास्ट के रिलेटेड जो भी स्टोरी लिखनी है आप लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड क्या है हमारे पास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इंपॉर्टेंट है बी आर अम्बेडकर के लिए। बाद में लास्ट में उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, कीवर्ड है। तो ये लिखने होते हैं लास्ट की कुछ पॉइंट में बी आर अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड आपने लास्ट में लिखने हैं, उस पर आप लिख ही लोगे कुछ ना कुछ। अब अगर आप मैं बोलूँ फादर ऑफ इंडियन नेशन के बारे में 2-4 लाइन लिखो, क्या नहीं लिख पाओगे, कीवर्ड पता होना चाहिए। लास्ट में इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर दिया, तो क्या 2 पॉइंट नहीं लिख सकोगे, लिख सकोगे। कास्ट पे अब अगर आप बोलोगे तो क्या नहीं लिख पाओगे, सोसाइटी में पूरा कास्टिज्म पढ़ा है आपने, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कीवर्ड आप लास्ट के एंड टाइम में लिखें। और इंडियन सोसाइटी में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर श्रुति टॉपर जो यूपीएससी की रही हैं 2021-22 जब भी रही हैं, उनके सोसाइटी के नोट्स एक बार देख के जाए। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, तो सोसाइटी का इंडियन सोशल इशू पे, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 70-80 मार्क्स में वो हेल्प कर जाएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे का दूरी शेट्टी का देखना आपने, वो इंपॉर्टेंट है, दूरी शेट्टी, ऐसे प्लस एथिक्स, दोनों इनकी टॉपिक एक बार देख ली, एक कॉपी तो चेक करके देखनी भाई उन्होंने लिखा कैसे है, उनमें से कीवर्ड उठाइए। जैसे उन्होंने लिखा है, एक पेज पूरा लिखा है, जैसे श्रुति टॉपर उन्होंने लिखा है कम्युनलिज्म पे, तो उन्होंने 1.5-2 पेज लिखे, आप सिर्फ एक लाइन उठाइए उसमें से, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, 4-5 पॉइंट मेन लिख के साइड पर रख लो कि भाई कम्युनलिज्म आएगा तो मेरे पास ये 5 की एरिया मैंने लिखने ही लिखने, तो वो आपके पास फॉर्डर मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो कैसे करना है, सॉरी फिर हमारे पास भगत सिंह इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में थे। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में से आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में से 1-2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आता नहीं है, बट इसमें आप पढ़ सकते हैं व्हाट आई हैव टू से कम्युनिज्म। देखो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पढ़िए नहीं अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। अगर पढ़ा है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जैसे रशिया यूक्रेन की वार चल रही है तो वर्ल्ड वार पढ़ सकते हैं आप, वर्ल्ड वार 2,
उसका इम्पैक्ट, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप दे सकते हैं, या फिर कॉलोनाइजेशन पढ़ सकते हैं, डी कॉलोनाइजेशन इम्पैक्ट, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो मेरे हिसाब से ये छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें या ना पढ़ें, तो मेडिवल हिस्ट्री ऑलरेडी इसमें है नहीं, सिर्फ वो आर्ट एंड कल्चर के लिए काम आती है, लेकिन उसका भी कोई रोल है नहीं, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री बेटर है कि आप स्किप ही करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएंगे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पढ़ना ही है तो वर्ल्ड वार सेकंड देख लीजिए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ लीजिए, फासिज्म और नाजिज्म का देख लीजिए, फासिज्म एंड नाजिज्म, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। या फिर फिलासफी के बारे में कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये देख सकते हैं आप। सोसाइटी ऑलरेडी मैंने बता दिया। ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में मेनली आपने जो देखना है, ज्योग्राफी में अगर आपने देखना है तो मेनली अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो और साइक्लोन्स, ये इसके बारे में फॉर्डर मटेरियल आपके पास होना चाहिए, आधा आधा पेज। अर्थक्वेक क्या, सुनामी, वॉल्केनिक, व्हाट इज अर्थक्वेक, इम्पैक्ट क्या है, जैसे जे एंड की जम्मू कश्मीर जो है कौन से जोन में आता है, अर्थक्वेक जोन है किस में आता है, 5वें पे आता है, 6ठे पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपने देखना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर इसमें से देखेंगे हम, तो साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी तो छोड़िए, ये हमारे पास तो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का हमारे हिमालयन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेनली है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हो, वाटर बॉडीज हो, पोलर आइस केप्स हो, फ्लोरा और फाना, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, आइस केप्स, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, सब पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या चेंजिंग हो रही है। तो मेनली आपने देखना है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो एक टॉपिक पढ़ लोगे तो सारी चीजें एक ही लिखना, जिसका इम्पैक्ट वाटर बॉडीज पे पड़ेगा वही सेम चीजें आपने अंटार्कटिका में देखना है, आर्कटिक में देखना है, तो मेनली ये आपको पता होना चाहिए, तो उसमें से ये चीज़ थोड़ी सी एक टॉपिक कवर हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज का हमारे हिमालयन इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसे सी लेवल राइज होगा तो मुंबई जैसे शहर डूब जाएंगे, तो क्या है ये चेंजिंग हो रही है। फ्लोरा एंड फौना में भी इंपॉर्टेंट है, वाटर बॉडीज में पोलराइज जैसे लिखा है सिलेबस में, तो इसका मेनली है कि आर्कटिक रीजन में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज में, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारे पास ग्लेशियर पिघल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी ये नेचुरल रिसोर्सेज में से आपका जैसे कि लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, साउथ एशिया है, सब कॉन्टिनेंट वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, इसमें आप एक चीज़ पढ़ सकते हैं जो अभी न्यूज़ में है, वो है वीट के बारे में और शुगर के बारे में, और एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेकिन वो GS3 में भी है तो वो पढ़ेंगे। वीट इंटरनेशनल ईयर जो बना रहे हैं हम 2023 में वीट के लिए, सॉरी वीट नहीं यार, मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो बना रहे हैं हम, वो हम 2023 में बना रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हमारे पास राजस्थान स्टेट है इंडिया में, और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मिलेट्स का, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक डेटा। इस तरह से हमारे पास जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया, तो इसमें सीधा सिंपल लिखिए, गूगल करिए कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा GDP में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे वो सेक्टर वहाँ पे हम पढ़ते हैं इकॉनमी में, वैसे ही आपने इंडस्ट्री में सेक्टर्स इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं वो देखने, और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल लाइन उठा के इसका डेटा उठाना है और बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी का इतना ही है, तो मेनली हमारे पास GS1 में किस पे मैंने फोकस कराया आपको, एक आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना है, मेन पर्सपेक्टिव लिखने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैंने पर्सनालिटी बताई है उस पर फोकस करना है, तो हो सकता है आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टेजेस की बात करें, जैसे स्वदेशी मूवमेंट पूछ ले, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में देख लें, तो स्वदेशी मूवमेंट के इम्पैक्ट देखने आपने क्या क्या है, फिर इसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 87 के काजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो देखना आपने, लॉर्ड कर्जन की क्या पॉलिसी रही हैं, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज़ क्या रही हैं,
इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट आर द फैक्टर फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो आपने देखना ही देखना है। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, तो रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे पास 2019 का है, तो उसके हुआ है, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर से इसमें से कोई भी पूरे GS1 में कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आएगा तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सिंपल सा याद करना है, क्या क्या प्रोविजन है, जम्मू कश्मीर स्टेट को अलग किया, उसमें आपने देखना है कि व्हाट आर द सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कल्चरल चेंजिंग क्या होगी आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इकोनॉमिकली हमारे पास क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, सोशल, ये पर्सपेक्टिव आपने देखने पूरा, वो PDF नहीं पढ़नी है उसकी, सारी प्रोविजन पढ़ने लग जाओ, सेक्शन याद करना होगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, आपने पर्सपेक्टिव देखना है इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हमने जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया अलग से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री से। ये जो स्वदेशी मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज रही है, वो देख लेनी है आपने। मेनली लॉर्ड कर्जन की क्या रही है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है मेनली वो रहा है उनका। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बोला अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बट स्टिल 1-2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज करना है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आई विल रिकमेंड कि आप सोशल इशू पे ज़्यादा इंपैक्ट करें। ठीक है, सोशल इशू, सोसाइटी वाला पोर्शन है, उसको ज़्यादा देखें। नेक्स्ट हमारे पास GS2 है, तो GS2 में गवर्नेंस समझना है, की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल, हर एक से 2-2 क्वेश्चन, हर एक से 2-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो सिलेबस में जब लिखा है उन्होंने गवर्नेंस, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मानिए, कॉन्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन यहाँ से मानिए, पॉलिटी 2 क्वेश्चन, सोशल जस्टिस से 2 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन 2 क्वेश्चन, के 2 क्वेश्चन बन गए, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। तो जो सिलेबस में लिखा है, की वर्ड लिखा है गवर्नेंस के बारे में, सीधी सीधी लाइन उठाइए, तो वही डायरेक्टली आपने हिट करना है। फाइन, और इसमें आपने मेनली आपने क्या पढ़ना है, देखिए भाई साहब, मेनली आपने जस्ट 1 मिनट, कितने मिनट का लेक्चर हो गया, डोंट नो। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपने पढ़ना है फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है तो फेडरलिज्म पढ़िए, फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो वर्ड फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल बात। फेडरलिज्म में क्वाजी फेडरलिज्म, इसमें देखिए, इसमें टाइप्स देखिए, जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखिए, फेडरलिज्म की डेफिनेशन देख लीजिए, क्वासी फेडरलिज्म देख लीजिए क्या होता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये रहता है। फिर आपने डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स, तो मतलब क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पावर्स, डेवल्यूशन ऑफ पावर्स कितनी दी गई है नहीं है, तो PRI के बारे में देखना है कि व्हाट आर द चैलेंज। ये नहीं देखना कि भाई कमेटी तो आपको पता ही होनी चाहिए, बलवंत सिंह और आगे अशोक मेहता कमेटी, वो तो आप 1 लाइनर ले सकते हैं, लेकिन मेनली आप जब भी PRI के बारे में आए तो किस तरीके से लिखना चाहिए। जब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आए तो सबसे पहले आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, दिस इज द 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। इसमें डेमोक्रेटिक, कीवर्ड डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज इज द कीवर्ड। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तभी तो आप बोलोगे दिस इज द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। डेवोल्यूशन मतलब है हमारे पास 3 टाइप सिस्टम है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अगर PRI में आप अगर देखोगे 3 टाइप सिस्टम, तो वो हमारे पास कैसे है, डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास जोन लेवल पे, और हमारे पास विलेज। ये हमारे पास 3 तरीके का, हमारे पास 3 टाइप सिस्टम आता है। ठीक है, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर स्टेट टू सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट सेंटर का काम सिर्फ था एक्ट बनाना, बाकी जितना भी काम है जैसे फाइनेंस है, डेवोल्यूशंस, पावर्स तो इन सेंटर ने एक बार एक्ट बना दिया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1994,
और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 40 डील्स विद द विलेज पंचायत, दैट इज द गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये कीवर्ड है। जब आपको पता है कि भाई कीवर्ड स्टार्टिंग में पीआरआई का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब भी आए, ये 3 कीवर्ड मेंशन करने हैं और स्टार्ट करना क्वेश्चन, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट, आर्टिकल 40 डील्स विद द विलेज पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी आपने जो है फाइनेंस हो गया, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन अभी तक हुई है या नहीं हुई है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं अभी तक, जैसे एमजी नरेगा की स्कीम है, बाकी अलग से पीएमएवाई की स्कीम्स हैं, घर गुर बनाने, बाथरूम बनाने, तो टॉयलेट वगैरह, तो वो सारी स्कीम्स आप मेंशन कर सकते हैं जब भी पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, कि अभी भी पॉवर्टी एलिमिनेट तो नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो एलिमिनेट वर्ड इज़ द एक्सट्रीम वर्ड, वो यूज़ करना ही नहीं है, बट ये लिख सकते हैं कि कोशिश हो रही है। इस तरह से आप जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कीवर्ड बोल रहा हूँ, एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में क्या अंतर है, तो बेसिक डिफरेंस देख लेना। पार्लियामेंट्री, अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वन एक नेशन एक इलेक्शन, क्योंकि अलग स्टेट के इलेक्शन अलग से होते हैं, पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के अलग से होते हैं, तो मेनली एक ही आगे एक ही इलेक्शन हो तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आपने लिखना वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन फॉर द यूपीएससी, विकीपीडिया करना है, कहीं भी आपको इसका मेन स्ट्रक्चर आंसरिंग का दिख जाएगा, वहाँ से आपने इसको करना है। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखना है, फेडरलिज्म पढ़ना है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास मेन डिफरेंस एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशियल ओवरव्यू, जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं, जुडिशियल ओवररीच दे सकते हैं, ओवररीच जुडिशियल ओवररीच, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये बेसिक डेफिनेशन है, वो आपने पढ़नी है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये कभी कभी ओवररीच करते हैं, तो वो आपने देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है सेल्फ फीचर रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसकी फीचर्स देखनी है आपने, ठीक है। इसकी फीचर्स देख लेनी है एक बार आपने, फीचर्स क्या क्या है, एक ये पढ़ना है। दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंटरवेंशन, डेवलपमेंट सेक्टर्स, डिज़ाइन, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे किसी पे भी एक क्वेश्चन आ गया कि भाई ये वाली, जैसे हमारे पास जल शक्ति की मिनिस्ट्री आ गई, जल शक्ति, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है किसी पीएमजी नरेगा 2005 वाला, उस पर क्वेश्चन आ जाए। तो गवर्नमेंट स्कीम से इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे स्वामित्व स्कीम है या फिर कोई और स्कीम से, उनकी पॉलिसीज़ और क्या इंटरवेंशन रहती है वेरियस सेक्टर के लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आती है, तो एक किसी स्कीम की देख लो क्या इंप्लीमेंटेशन और क्या क्या होता है, वही चीज़ें रिपीटेड उधर हाँ लिखनी होती हैं, ठीक है। तो एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास एनजीओ प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट है, वो देखना आपने, ठीक है। फिर एक है इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर, क्या क्या इशू हैं ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इशूज़ रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड हंगर, ये देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं मेंस के लिए। एक बेसिक डिफरेंस देखना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। अगर आपके पास नहीं है, इनसाइट आईएएस पे ये कंटेंट दिया गया है, ये सारा वहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस मॉडल कौन सा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद द एथिक्स, तो एथिक्स में भी है, तो इधर यहाँ पे भी काम आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी देखना है, अकाउंटेबिलिटी देखना है, ई गवर्नेंस मॉडल कौन कौन से, एप्लीकेशन कौन सी है, ये देखनी है। और रोल ऑफ सिविल सब्सिडी डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन सिर्फ इन लाइन से मिल रही है, तो की वर्ड पे फोकस करना है, सीधा पढ़ना है। एस्पेक्ट क्या है गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन क्या है, और सिटीजन चार्टर क्या है,
ठीक है, ये सिंपल पढ़ना है। 4 टॉपिक ये हो गए, 5 ये हो गए, खत्म कर देना इसी में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, लेकिन अभी इस टाइम ही नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में अभी न्यूज़ में क्या है, तो न्यूज़ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है रशिया और यूक्रेन का मसला। यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन की वार, तो वो आपने देखना ही देखना है। रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ सकता है, ठीक है, इंडिया की इकॉनमी पे क्या पड़ सकता है वो देखना है, इंडिया की इकॉनमी पे क्या पड़ सकता है। और रशिया यूक्रेन का कि एथिकल, जैसे GS4 में आप क्या सकता है कि एथिकल इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल इशू क्या है, एथिकल इशू क्या है, इज वार नेसेसरी, इज वार एथिकल, इस बार एथिकल, तो ये GS4 में आ सकता है। लेकिन रशिया यूक्रेन का मसला है इंटरनेशनल रिलेशन पे, व्हाट आर द पॉलिसीज, अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया की, तो जयशंकर को सुन लीजिए। जयशंकर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अभी तो सुन नहीं सकते बट क्योंकि अभी टाइम कहाँ है। इसमें आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सार्क के बारे में देखिए, बिम्स्टेक के बारे में देखिए, सार्क के बारे में देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर ये तो पुरानी है, लेकिन न्यूज़ में हमारे पास I2U2 ये न्यूज़ में है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्वेड इंपॉर्टेंट है, वेस्ट क्वेड इसको बोलते हैं, वेस्ट क्वाड, 4 कंट्री के बीच में है ये। तो इसका क्या है कि किसने ज्वाइन किया क्या है और क्या क्यों ज्वाइन किया, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन है हमारे पास, स्ट्रेटेजिक, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेनली हमारे पास इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों ज्वाइन किया इंडिया ने, और क्या स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीकेशन है, तो वो देखना हमने। क्वेड के बारे में, I2U2, ठीक है, और बिम्स्टेक और सार्क के बारे में, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। और एक आप इसमें कर सकते हैं कि इंडिया क्या परमानेंट सीट इन द UNSC, ये इंडिया का परमानेंट सीट इन UNSC, इंडिया की अभी परमानेंट सीट नहीं है बट एस्पायर कर रहे हैं हम, तो वो एक टॉपिक बन सकता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट और भी टॉपिक है, वो है इंडियन डायस्पोरा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड लेवल पे आज की डेट में, तो वो इंडियन डायस्पोरा, हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं आपको हर इंडियन दिखेगा। तो बोला जाता है कि आने वाले टाइम में 10 में से एक बंदा जो है हर एक कंट्री में आपको इंडियन दिखेगा। तो इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड की 193 कंट्री में से कोई कंट्री होगी जिसमें नहीं होगा, बाकी हर जगह इंडियन पीपल दिखते हैं आपको। तो इंडियन डायस्पोरा का इम्पैक्ट, जैसे इम्पैक्ट कैसे, जैसे आप देखिए यूके में यूनाइटेड किंगडम ने ऋषि सोनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो इंडियन डायस्पोरा तो है। आल तो क्लेम अलग अलग कंट्री कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका का, कोई कुछ कहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेनली आप कंसर्न है कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूके USA, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडियन डायस्पोरा कितना है, तो वो उसके बारे में एक बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये देखना आपने ग्लोबल और ये एग्रीमेंट जो भी मैंने बोला, इसमें आपने I2U2 देख लेना है। और एक आपने देखना है इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में नेटो के बारे में पढ़ना है, NATO, क्यों न्यूज़ में वो चीज़ें बोल रहा हूँ जो न्यूज़ में थी, नेटो के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक इजराइल की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो GS3 में। तो नेटो के बारे में देखना कि भाई इंडिया, नेटो क्या है, ठीक है, 30 मेंबर्स है, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मेन इनका काम क्या है नेटो का, तो इसका इम्पैक्ट क्या कर सकता है, क्योंकि इसी का तो मेन रोल है। अपना रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, तो मेन नेटो का ही काम है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना है आपने। फिर आपके पास इंटरनेशनल एजेंसीज मैंडेट वगैरह वगैरह, तो ये मैंने बता दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन UNSC, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो इसको कौन कौन सपोर्ट करता है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री देख सकते हैं आप, सार्क देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से, ये जो लिखा इधर और इधर, और I2U2 क्वेड। मेनली आपने देखना है कि भाई किन किन कंट्री ने ज्वाइन किया, वो तो है ही है। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई तब ज्वाइन किया 1947 या 1997 कुछ, वो इंपॉर्टेंट नहीं। मेन है कि भाई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है इनको ज्वाइन करके, तो वो चीज़ें हैं। सार्क, बिम्स्टेक, क्वेड वगैरह और नेटो,
ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और अभी रिसेंटली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो उसके 4-5 पॉइंट अपने मेन रखने हैं। चलिए GS3 में करते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा। GS3 में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, GS3 में आपके पास डायरेक्टली PPP मॉडल पढ़ रहे हैं, ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पढ़ लेना है। इसमें आपने देखना है कि भाई एक बार मॉडल पढ़ना है, कौन कौन से मॉडल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक का ले लेना है। जैसे हमारे पास रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, रोड का ले लिया, तो PPP मॉडल कैसे हेल्प कर रहा है, रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PPP मॉडल कैसे हेल्प कर रहा है, मेनली कौन कौन से मॉडल है वही आपने पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ना, आपने क्या क्या चैलेंज और इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है। और बजट हमारे पास 2022 वाला एक का ही बजट, अभी 2023 का भी बजट आ चुका है, बट 2022 की फीचर्स जैसे PM गति शक्ति, PM गति शक्ति इंपॉर्टेंट था एक मॉडल। PM गति शक्ति क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट है। 2023 में तो चेंजिंग आई हैं थोड़ी सी, अगर आपने पढ़ा है इस बार 2023 का तो वो लाइनें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये बजट में मेंशन है। ठीक है, तो PPP मॉडल पढ़ना है, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंज और ये इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी, पोर्ट्स, रेलवे, ये एनर्जी में से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी की ओर जा रहे हैं हम, पंचमृत पढ़ सकते हैं। पंचमृत जो हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP26 के टाइम में बोला था, ठीक है, ग्लासगो में UNFCCC, उस टाइम में हमारे पास पंचमृत दिए थे मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और सोलर एनर्जी में हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं हम, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास 2030 तक क्या क्या, नेट न्यूट्रलिटी जैसे 2070 तक हम जा रहे हैं, तो वो मेन की थीम आपके पास पता होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहा है, तो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना जो हमारा पास है वो क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बेसिक आपने अगर बेसिक इकॉनमी की बात करूँ मैं, तो इकॉनमी में आपने पास फिजिकल डेफिसिट और गवर्नमेंट बजटिंग में से, ठीक है, और फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द की एरिया जो आपने हिट करने हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी डेफिनेशन भी आ सकती है और वो आपने पढ़ के रिवाइज करके जाना है। फाइन, नेक्स्ट आपके पास एग्रीकल्चर में से भाई साहब, एग्रीकल्चर में से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में से ये इकॉनमी का टॉपिक है, इसमें आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। क्रॉपिंग पैटर्न कंट्री, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ द फार्मर, तो इंपॉर्टेंट है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना आपने। ठीक है, बाकी मैं अभी इस टाइम में और डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेन टॉपिक जो आपने पढ़ना पढ़ लीजिए, लेकिन मेन हिट कहाँ करना है वो आपने देखना है। फाइन, तो नेक्स्ट हमारे पास ये PDS सिस्टम पढ़ सकते हैं आप, इसमें MSP देख सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो MSP के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक ये आ गया। फिर आपके पास ये PDS सिस्टम ये रिवाइज करना है। फिर हमारे पास ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोविज़न देखने हैं अपने पास। ठीक है, वो देखना है। लैंड फॉर्म्स इन इंडिया अगर आपने पढ़ा है तो वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से आपने क्या देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से आपने मेजरली अभी जो इंडिजिनाइजेशन है वो हमारे पास इंडिजिनाइजेशन टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी में, जैसे हमारे पास अभी INS विक्रांत, वंदे भारत, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो मेनली आपने देखना है कि भाई एप्लीकेशन सिंपल याद करनी है। IT की एप्लीकेशन क्या है, स्पेस की टेक्नोलॉजी क्या है, रोबोटिक्स की एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब की एप्लीकेशन पढ़ के जानी है। ठीक है, रोबोटिक की एप्लीकेशन क्या क्या है, 5-6 पॉइंट पढ़ लीजिए। IT की एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे ChatGPT एग्जाम्पल है, चैट
ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में देखिए, और जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उसका इम्प्लीकेशन क्या है, बीटी कॉटन्स, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, दीज आर ऑल इन द न्यूज़। तो जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़िए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड क्या क्या इशू है, पेटेंट को लेकर रहते हैं वो है। जैसे इसरो, इंडियन साइंस, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट और इसके टॉपिक ऑलरेडी मैंने शेयर किए टेलीग्राम पे, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं और डिस्कस करूँगा तो लेक्चर और लंबा चला जाएगा। मेनली एप्लीकेशन देखनी है इसमें, और इन्वायरमेंट में आपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ के जाना, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ के जाना है, ये वाली असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ के जाना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें तो वो देख के जाना है। और ड्राफ्ट EIA देख लेना आपने कौन सा है। बाकी इन्वायरमेंट के टॉपिक जो है मेनली मैंने क्या क्या है वो ऑलरेडी शेयर किए टेलीग्राम चैनल पे, वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी में से इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। व्हाट आर द थ्रेट्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, ये सिंपल लाइन देख लीजिए। नॉन स्टेट एक्टर का क्या रोल रहता है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। जस्ट 1 मिनट। सिक्योरिटी में हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई सिक्योरिटी में नॉन स्टेट एक्टर और एक्सटर्नल थ्रेट, ये पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या चैलेंज है यही उठाइए, सीधा पढ़िए। दूसरा ये पढ़िए, नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा सीधा लाइन उठाना है, इसका एक पेज आपके पास होना चाहिए, इसका एक पेज होना चाहिए आपके पास बना हुआ। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन, ये एक पेज है का आपके पास पता होना चाहिए। ये छोड़ सकते हैं, आ तो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारी फोर्सेस एंड सिक्योरिटी उसका मैंडेट पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा आपको। लेकिन मेनली है कि क्या क्या चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल स्टेट, और इसका कंटेंट अगर देखना है आपने इनसाइट IAS से देख सकते हैं। सेम लिखना है आपने, उसको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली आपने देखना है कि बेसिक साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। चैलेंज क्या है इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे हाँ इसमें एक ये रहता है, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये टॉपिक लिखा सोशल नेटवर्किंग साइट, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, तो इम्पैक्ट पढ़ना है, चैलेंज क्या है, ठीक है। तो चैलेंज एक इंटरनल सिक्योरिटी में नॉन स्टेट एक्टर और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स रहते हैं। जैसे टेररिज्म में हमारे पास पाकिस्तान मेन रोल है, ठीक है। चाइना उधर से पाकिस्तान इधर, तो मेन है टेररिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये एक टॉपिक है जो क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने हिट वही करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आई थिंक GS3 खत्म हो गया, GS4 में हम जाते हैं डायरेक्टली। GS4 में एथिक्स में एक तो केस स्टडी आती हैं, दूसरे हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके पास डी कोड एथिक्स बुक है, डी कोड एथिक्स बुक बाय मुद्दत जैन, तो उसमें जितने भी PYQ UPSC के दिए हैं, हाँ एक बात कहना भूल गया मैं, अगर आपके पास मेंस की बुक नहीं है तो शायद से एरिहांत की मार्केट में बुक आई है, या फिर दृष्टि IAS की बुक आई है मार्केट में मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन वो मेंस UPSC के PYQ क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है। तो आई विल रिकमेंड दृष्टि IAS की, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट ये अब इस टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली जो आपने पढ़ा है वही रिवाइज करिए। लेकिन मेन टॉपिक कौन से हिट करने वाले हैं वही, उसी के लिए तो वीडियो है जी, ठीक है। चलिए एथिक्स में मेनली पहला आपने देखना है भाई ह्यूमन वैल्यूज, देखिए एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एथिकल वैल्यू, सॉरी एथिक्स और मॉरल्स, दोनों में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भाई व्हाट इज एटीट्यूड, 90% जनता को पता नहीं है एटीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड,
वैल्यूज़ सिस्टम। तो ये बेसिक डिफरेंस पता हो, एम्पैथी, सिंपैथी, ये इसकी कीवर्ड्स सारे पता होने चाहिए और इसकी एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी में, पहले में से आप पहला जो सिलेबस में डिमेंशन है, डिमेंशन ऑफ एथिक्स, प्राइवेट और ये वाला, इसमें से आपने देखना है कि भाई व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द एथिक्स, ये देखना है डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा डिमेंशन ऑफ एथिक्स तो पढ़ा ही होगा, ये एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में दूसरा क्वेश्चन। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग एथिकल वैल्यू, तो ये सोशलाइजेशन का टॉपिक है, सोशलाइजेशन टॉपिक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें पढ़ सकते हैं आप कि रोल ऑफ फैमिली क्या है एथिकल वैल्यू के लिए, सोसाइटी का क्या है, टीचर का क्या रोल होता है, तो वो आपने पढ़ना है। और एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि भाई ग्रेट लीडर, जहाँ से आपकी तो कौन कौन सी वैल्यूज़ ली हैं आपने, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी आप गांधी जी ले लीजिए या कोई और ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, तो ये आपको देखना है मेजरली। नेक्स्ट हमारे पास एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड में हमारे पास क्या आ सकता है, तो एटीट्यूड में मेनली आपके पास एटीट्यूड का ये इंपॉर्टेंट है, सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, लाइन बनानी है एक ही पेज में, एक पेज का होना चाहिए आपके पास कंटेंट। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज एटीट्यूड एग्जांपल्स, ठीक है। तो एटीट्यूड खत्म हो गया, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में हमारे पास एप्टीट्यूड में ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर द सिविल सर्विसेज, तो कौन कौन सी फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने रिवाइज कर देनी है। फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर द सिविल सर्विसेज, ये देखने एक क्वेश्चन ये, बाकी ये वाला जितना भी है, इंटीग्रिटी की डेफिनेशन पढ़नी है विद एग्जांपल, इम्पार्शियल एंड ये बेसिकली दीज आर द वैल्यू फॉर द फाउंडेशन। अगर ये सिलेबस ही देख लिया ना, तो यही हमारे पास फाउंडेशन वैल्यू है सिविल सर्विसेज की। इंटीग्रिटी द वैल्यू फॉर द सिविल सर्विसेज, impartiality and non-partisan is the value for the foundation civil services, objectivity, dedication, empathy, tolerance, compassion, these are all example for the foundation values for the civil services। तो बेसिक डिफरेंस देखना, व्हाट इज एप्टीट्यूड, व्हाट आर द फाउंडेशन वैल्यूज, तो फाउंडेशन वैल्यू यही है जो सिलेबस में लिखी है, सिलेबस में जो लिखी है, सिलेबस से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसकी इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिजन के बीच में डिफरेंस क्या है विद एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन पब्लिक, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक के डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, एप्टीट्यूड की, क्योंकि ये केस स्टडी में भी आपको काम आएगा ना। अगर आप इंटीग्रिटी देखोगे विद एग्जांपल, तो वहाँ पे केस स्टडी में भी आपको काम आएगा। इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टिजनशिप देखना, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारा पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन स्टैटिक आ सकता है और एक केस स्टडी भी आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एप्टीट्यूड का पता हो। नेक्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द IQ एंड EQ और इमोशनल इंटेलिजेंस, गोल्डमैन मॉडल है, वो देख सकते हैं, गोल्डमैन मॉडल नहीं पता आपको तो डायरेक्टली आपने लिखना है गोल्डमैन मॉडल, तो ये इंपॉर्टेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस गोल्डमैन मॉडल, ठीक है। तो ये गोल्डमैन मॉडल आपने देखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस IQ प्लस EQ में मेजरली डिफरेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको हिट कर सकता है, तो मेनली है कि आप इसको पढ़ के जाए, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन में बहना नहीं है, समझ गए आप, तो वही है इमोशनल इंटेलिजेंस, मींस कंट्रोल ऑफ द इमोशंस, बस, तो वो देखना है आपने। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मेन रोल क्या है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो एस्पिरेंट जो भी एप्लीकेशन क्या है इसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, गोल्डमैन मॉडल पढ़ोगे तो वही लिखना है, वही इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार मॉडल पढ़ दें आप, ठीक है, उससे इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर एंड फिलासफर, तो ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है फिलासफर और थिंकर के, अगर आपने पढ़ा है तो सेम चीज़ में बोलूँगा। एक तो थिंकर में हमारे पास बुद्धा, जो ऐसे में भी काम आएगा, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, फिर हमारे पास कांटियन फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, फिर सोक्रेटिस
सॉक्रेटी का मेनली वो है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, थ्योरी ऑफ, जो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे हमने क्या किया है, डिस्कस किया हुआ। तो सॉक्रेटी उतना पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाओगे। फिलासफिकल वो ऐसे में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, एथिक्स में भी। और प्लेटो, एरिस्टोटल, दीज आर ऑल थिंकर, वेस्टर्न थिंकर। ये हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एथिक्स में भी कहीं ना कहीं रोल आता है। सॉक्रेटिस का मेन रोल है, सॉक्रेटिस और कांटेन। प्लेटो एरिस्टोटल छोड़ सकते हैं, कांटेन, सॉक्रेटिस, बुद्धा, गांधी, स्वामी विवेकानंद नहीं छोड़ सकते। बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ पढ़िए। 8 फोल्ड पाथ कौन से हैं? जैनिज्म के फोल्ड पाथ कौन से 4 या जितने भी हैं, तो वो पढ़िए। गांधी जी की वो 7 सिंस वाला जो है वो पढ़िए। गांधी जी के 7 सिंस के आप क्या बोलते हैं गांधी जी, ट्रस्टीशिप मॉडल जो है वो 7 सिंस के बारे में वो पढ़िए। ठीक है, तो इसके साथ ये मोस्टली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मेजरली इसमें क्या आता है कि कोई भी आपको जो, जैसे गांधी जी ने बोला कि भाई अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हो तो पहले खुद को चेंज करो। तो आपको कोट आ गई, कोई भी कोट कोई भी आएगी, तो भाई उसमें सिर्फ लिखो, देखो कि चेंज बोला है उन्होंने, वर्ल्ड बोला है और खुद को बोला है, सेल्फ। तो भाई सीधी सी बात है, कीवर्ड मिल गया आपको। तो गांधी जब लिखा है कि गांधी जी ने ये बोला है, तो उसको रिलेट करके सारी चीज़ें लिख लो कि गांधी जी तो हैं, चेंज की बात करते हैं। तो भाई उन्होंने नॉन वायलेंट सत्याग्रह खुद से स्टार्ट किया, तभी तो वर्ल्ड लेवल पे तो एक मैसेज दिया। तो चेंज उन्होंने पहले स्टार्ट घर से किया, फिर वर्ल्ड लेवल पे मैसेज दिया। वही उनकी फिलॉसफी है, वहीं से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। समझ गए ना? स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई भी स्टोरी है, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि उठो जागो तब तक जब तक आप सक्सेस नहीं होते। तो खुद रिलेट करके देख लो आप, तो लिख सकते हैं आप कोई भी। ठीक है, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेनली इसमें आपने एथिकल डिलेमा क्या होता है, एथिकल डिलेमा। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन देखनी, एथिकल डिलेमा क्या होता है, क्योंकि ये केस स्टडी में भी आपको काम आएगा, केस स्टडी में। और हाँ, केस स्टडी कहाँ से करने, केस स्टडी आप यूपीएससी के ओल्ड पेपर अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो भाई करिए, नहीं किए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। केस स्टडी कम से कम 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर देने चाहिए। अभी 20 मेंस के क्वेश्चन केस स्टडी प्रैक्टिस कर देने चाहिए, या फिर कहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं, किसी भी वेबसाइट पे आपको दिखते हैं, एटलीस्ट उसके गो थ्रू हो जाइए कि अगर ये केस स्टडी थी, उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाई है। तो मेनली क्या है, जब भी केस स्टडी है तो आपने लॉ को कंसिडर करना है, एथिकल वैल्यू को कंसिडर करना है। जो भी आपने एथिक्स में स्टैटिक में पढ़ा है, चाहे वो इंटीग्रिटी पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट करिए केस स्टडी में। चाहे वो डेडिकेशन बोला है, एम्पैथी बोला है, टॉलरेंस बोला है, कंपैशन बोला है, जो भी सिविल सर्विसेज की वैल्यू है उसको केस स्टडी में इम्प्लाई करना है। कोई भी कुछ भी केस आए तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने मेंटेन करनी है। आई थिंक वी शुड लीव द लेक्चर नाउ, कि इससे आगे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर बैटरी लो हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो बाकी मैं शेयर कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।